दोस्तों, आपने अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की दहशत भरी फोटोज देखी होंगी। कोविड में मरीजों और डॉक्टर्स के दिल दहला देने वाले दृश्य देखे होंगे, या फिर उत्तराखंड के फ्लड्स के डरावने मंजर देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब आपके लिए लाता कौन है? अपनी जान की परवाह किए बगैर ये सब आपके लिए लाता है एक जर्नलिस्ट। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही लाखों में एक भारत के विख्यात जर्नलिस्ट मंजीत ठाकुर, जो पिछले 16 सालों से आज तक और डीडी न्यूज जैसे कई बड़े नामों के साथ काम करते रहे हैं। इस पॉडकास्ट के दौरान हमने एक रिपोर्टर की जिंदगी के कुछ दिलचस्प किस्से, बडिंग जर्नलिस्ट के लिए कई गोल्डन टिप्स और इंडियन जर्नलिज्म पर उठते कई सवालों के बारे में बात की है। तो अगर आप भी एक यंग मीडिया प्रोफेशनल हैं या फिर इस देश के एक जागरूक नागरिक हैं, तो ये पॉडकास्ट है आपके लिए। तो गाइस, पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। सो हेलो गाइस, आज हमारे बीच मौजूद हैं मंजीत ठाकुर सर। जो लोग इनको नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये बहुत ही प्रसिद्ध एक जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, और इससे पहले ये बहुत सी देर ये इंडिया टुडे और डीडी नेशनल इन सब के साथ काम कर चुके हैं। इनको बहुत नॉलेज है। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर की आखिर क्या जिंदगी होती है। बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड जॉब है अगर हम बात करें तो, क्योंकि अगर हम देखें तो कोविड में भी फ्रंट लाइन पर रहकर हर चीज को रिपोर्ट करना, कई बार तो आतंकी संगठनों में भी जाकर रिपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल चीज है। तो आज हम जानेंगे एक जर्नलिस्ट की क्या लाइफ होती है मंजीत ठाकुर सर से। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप आए। कुंवर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे मौका दिया। हम लोग दूसरों का इंटरव्यू करते हैं, आज आप हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। इट्स अ प्लेजर सर, इट्स अ प्लेजर सर। तो सबसे पहले तो सर, अगर हम शुरू करें कि एक जर्नलिस्ट की लाइफ के बारे में, तो आपकी लाइफ से अगर हम रिलेट करें तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका इस इंडस्ट्री में आपकी रुचि कैसे पड़ी, आपका इंटरेस्ट कैसे पड़ा इस इंडस्ट्री में। आपका बचपन से एक ड्रीम यही था, अगर आप इस जगह पे हैं आज आप एक बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपकी जब बचपन में अगर हम कहें कि 19 साल की उम्र में एक सपना होता है, तो क्या आपका जिंदगी का सपना यही था, आपका मेन फोकस यही था कि आज आप अपने आप को जिस पोजीशन पे देखते हैं, क्या आप यही चाहते थे अपनी जिंदगी से उस टाइम पर? नहीं 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 नहीं, मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जब तक मैं जब क्लास 10th पास किया हम लोगों ने, तब तक जर्नलिस्ट बनने का कोई, बहुत ईमानदारी से बताता हूँ, झूठ बोलना हमारा पेशा नहीं है। तो बिल्कुल 10वीं कक्षा जो पास की हम लोगों ने, तब तक बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। उस जमाने में यूनाइटेड बिहार था। यूनाइटेड बिहार से मेरा मतलब झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो उस जमाने में सभी माँ बाप, सभी जो गार्जियन थे, वो अपने बच्चों से चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मुझसे भी कहा गया कि भाई आप कुछ ऐसा ही साइंस लें, इंजीनियर बनने की कोशिश करें, ना हो तो आईएएस बनने की कोशिश करें। मतलब ये आज भी वहां पे लोगों में, बिहार में बच्चों में है कि डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेंगे। तो भाई साहब, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं पढ़ने लिखने में बहुत उम्दा नहीं था। बहुत ऐसा नहीं था कि मैं आईआईटी क्रैक कर पाता। तो बहरहाल मैंने बायोलॉजी लिया था प्लस 2 में। वहां पे बिहार में इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। तो मैं पटना में पढ़ता था, और तभी मुझे उन्हीं दिनों पता चला कि मैं, जो अस्पतालों में ईथर की गंध होती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने ये भी तय किया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। तो फिर मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की, जिसमें मेरा विषय जो था वो सेरिकल्चर था, सिल्क साइंस। तो उसमें बीएससी करने के बाद अचानक फिर मैंने वहाँ की जो कॉलेज की पत्रिकाएं होती थी उसमें लिखना शुरू किया। और उस समय भी मैं लिखता तो रहता ही था। उस समय क्या होता था कि जो साथी लोग होते थे कॉलेज में, जो साथी होते थे ना, तो उनके बीच लिखने का मतलब ये होता था कि या तो आप पोएट्री करते हो, कविताएं लिखते हो, शायरी लिखते हो। ये मेरे बस का रोग नहीं था। मैं बिल्कुल भी कविताएं नहीं लिख पाता हूँ, आज भी नहीं लिख पाता। कोशिश की है, बिल्कुल असफल। तो आप जो देखते हैं ना, अगर मेरे ट्वीट्स वगैरह भी देखते हैं, तो मेरी नहीं होती है, आज बता दो। मैं किसी और की लिखता हूँ। मैं किसी और की लिखता हूँ, और मैं जब वो करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो राइटर है उसका नाम बता दूं, उसमें लिख दूं।
और नहीं मिलता है तो मैं लिख देता हूँ कि भाई ये मेरा, मुझे इस शायर का नाम पता नहीं है, हाँ। मैं नहीं लिखता हूँ, मेरे मेरे बस का नहीं है। बहरहाल, हम्म। लेकिन मैं मुझे रुचि थी, उस जमाने के अखबार बहुत हम लोग पढ़ते थे, और उसमें मुझे याद है कि जब हमारे पटना में वो द हिंदू का एडिशन एक दिन लेट से आता था, और हम लोग द हिंदू पढ़ा करते थे बड़े चाव से, क्योंकि वो अखबार ऐसा था जिसमें विज्ञापन कम होते थे, मैटर ज्यादा होता था। तो होता था। हाँ, तो इसलिए हम लोग हिंदू पढ़ा करते थे। बहरहाल, रुचि वहीं से शुरू हुई कि भाई ये कैसे लिखा जाता है अखबार में, क्या क्या उसकी, उस समय अखबार का ही चलन था। फिर बाद में कुछ टेलीविजन के जर्नलिस्ट ऐसे आए जिन्होंने इसको ग्लैमराइज किया। उस समय मैं बताऊं, आज की तो मैं बात नहीं करूंगा, उस जमाने में दीपक चौरसिया बहुत बड़े नाम थे, उस जमाने में विजय त्रिवेदी बहुत बड़े नाम थे, उस जमाने में विनोद दुआ परख लेकर के आए थे जब, तो परख को देख करके, और मणिकांत ठाकुर उसमें रिपोर्टिंग किया करते थे, जो बीबीसी के संवाददाता भी रहे बाद। तो उन सबको देख करके, या दूरदर्शन न्यूज पर सुधांशु रंजन थे, उनका पीस टू कैमरा देख करके लोग उनको नाटकों में कॉपी किया करते थे। तो ये सब प्रेरणाएं थी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि ये कैसे बनते हैं। लेकिन जो दिल्ली वाले हमारे मित्र थे, जब मैं दिल्ली आया तो उन्होंने कहा कि ये जर्नलिज्म का कोर्स होता है और ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद की जर्नी शुरू हुई, फिर आईआईएमसी का फॉर्म भर दिया गया, और फिर हमने उसका उसकी परीक्षा दी, पास कर गए, पढ़ाई भी कर ली, नौकरी भी लग गई। तो मतलब ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें कुछ चमत्कार नहीं है, लेकिन हाँ, कि लिखना आता था और लिखने में रुचि थी, और उससे ज्यादा पढ़ने में दिलचस्पी थी। तो इस वजह से जो भी कर पाए हम लोग, उसकी वजह से है जी। तो सर, आपने रुचि आपकी पड़ गई, आप आईआईएमसी में आ गए, आपने आपका दिलचस्पी बड़ा, आपको मन था इसमें, आपने ज्वाइन कर लिया जर्नलिज्म। तो सर, जो इनिशियल डेज होते हैं ना, वो इनिशियल डेज काफी मुश्किल होते हैं, क्योंकि कई लोग, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जर्नलिज्म में अगर कोई नया जर्नलिस्ट आ रहा है तो उसको जल्दी आगे नहीं पढ़ने दिया जाता। तो सर, वो दिन कैसे रहे आपके, कुछ इनिशियल डेज के बारे में अगर आप कुछ हल्की फुल्की चर्चा करना चाहेंगे मैं पहले तो इस बात से बहुत ही गहराई से इनकार करना चाहूंगा कि जो नया जर्नलिस्ट होता है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर प्रतिभा है, देखिए क्या होता है, मैं आपको, इसलिए आपको ऐसा लगता है, नए लोगों को, फ्रेशर्स को लगता है कि हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि आप जब आते हैं तो आप रॉ होते हैं बिल्कुल, आपको उन चीजों की जो खबर है, उसकी चीजों की गहराई का पता नहीं होता। आप अपने जो बैगेज लेके आए हो विचारों का, या जो भी पुरानी चीजें हैं जो आपने लर्न करी हैं पूरे तमाम जिंदगी ग्रेजुएशन तक, आप उसका बोझा लेकर के जो आते हो, तो उनको अनलर्न कराने के लिए आपके पास एक, आपको कहा जाता है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो। जब मेरी पहली नौकरी जो थी वो हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स में थी, और नवभारत टाइम्स की एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खूबी थी कि हमें एक मेंटर मिलते थे। मेरे एक मेंटर, हमें मुझे बल्कि दो मिले थे। एक वो बहुत ही सीनियर मुकुल व्यास जी थे, और दूसरे नीरेंद्र नागर जी, जो वो बहुत ही अब मुझे लगता है हाल में उन्होंने नवभारत टाइम्स का जो .com है वो छोड़ा है। तो उन लोगों ने मुझे सिखाया शुरुआती दिनों में, और डेस्क का जॉब, रिपोर्टिंग करना, करो, और करवाते थे, खूब करवाते थे, खूब काम लेते थे। शुरू में तो हमें लगा कि यार ये क्या इतना सारा काम जो करवा रहे हैं, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ये जो काम करवा रहे हैं बहुत अच्छा काम, ये अच्छा है, इससे आप जितना करोगे। जर्नलिज्म ये है कि एक, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर लोग प्रैक्टिस करते हैं, वकील लोग प्रैक्टिस करते हैं, जर्नलिज्म भी एक प्रैक्टिस है। इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यार मैंने एक, अब मैं इससे ज्यादा आगे नहीं कर सकता। हर रोज आपको सीखना होता है, लिखना सीखना हो, बोलना सीखना हो, खुद को दिखाना सीखना हो। हम सब जर्नलिज्म के हमेशा स्टूडेंट रहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो। यहाँ पे स्टार्स हो सकते हैं, बट वो स्टार्स भी रोज रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये जर्नलिज्म की खासियत है, अच्छाई है। तो जब हम लोग आए थे तो मुझे याद है कि हमसे कहा गया था कि भाई टाइपिंग आती है तुम्हें। हमें आती थी, बेशक आती थी टाइपिंग, लेकिन उस जमाने में कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत कम होते थे। 2004 वगैरह में ना इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर कम होते थे, आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी होती थी, तो टाइपिंग उस तरह से नहीं आती थी जिस तरह से आनी चाहिए। मैं इसलिए अपने सभी जो छोटे भाइयों को, बहनों को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, उनको हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप ना टाइपिंग सीख लो, क्योंकि ये बाद में काम आएगा। बहरहाल, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो हमने 3 दिन में वो टाइपिंग सीख ली। तो हमारे जो मेंटर थे नीरेंद्र नागर और मुकुल व्यास बहुत खुश हुए कि 3 दिन में तुमने सीख लिया। सीख लिया से मेरे मतलब है
हमने स्पीड पकड़ ली जिससे हम अखबार में काम कर पाए, और उसके बाद अखबार में काम शुरू हो गया। तो सर अभी आपने इतनी बातों में एक जिक्र करा था कि बहुत ही जोखिम भरा प्रोफेशन है, तो सर हाँ कभी आपके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ कि आपको कहीं से कोई धमकी मिली हो, या फिर कहीं से आपको कहीं से आपको ऐसा लगा हो कि यार अब तो जान का खतरा भी हो सकता है? कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे अगर आपके साथ कुछ वाक्य हुए हो। हाँ, ऐसा देखिए, जर्नलिस्ट जब आप ओखल में सिर देते हैं ना, तो मुसल से डरना नहीं होता है। एक कहानी बताऊंगा, ऐसा हालांकि ऐसे ऐसी घटनाओं को हम लोग पचा जाते हैं, बताते नहीं किसी को, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे रिपोर्टर हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी है। भारत में अगर आप कहें, पिछले कुछ सालों का डेटा मैं देख रहा था, 692 जर्नलिस्ट जो है वो हिंसा का शिकार हुए हैं। पूरी दुनिया यस भर सर, में यस। मारा जा रहा है। अभी हमारे रॉयटर्स के एक फोटोग्राफर थे, उनको तालिबानियों ने गोली मार दी। बड़ा यस। दुख का ये विषय रहा हम सब के लिए, दानिश भाई थे। तो करेक्ट। यस। दुनिया भर यस। में जर्नलिस्ट पर हमले होते रहे हैं, हिंदुस्तान भी उससे अलग नहीं है। और खास करके जब गैर कानूनी कामों की आप रिपोर्टिंग करते हैं तब ऐसा होता है। एक वाकया मैं आपको बताऊंगा। मैं बुंदेलखंड के एक इलाके में था, और वहां पे गैर कानूनी खनन की कहानी हम लोग करना चाह रहे थे। मैं अपने टीवी क्रू के साथ पहुंच गया था वहां पर, और हमने शूट भी कर लिया था। लेकिन पता चला कि जो वहां के जो ठेकेदार थे, जो गैर कानूनी खनन, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था कि जेसीबी से नदी में, जो केन नदी है वहां पर खुदाई नहीं होगी बालू की, रेत की, लेकिन वो हो रही थी। तो हमने उसको शूट कर लिया था कि भाई यहाँ पे ये चल रहा है मामला। तो उनकी जो गाड़ियां, दबंग लोग थे, वो पहुंच गए थे। तो हमने उसकी जो चिप है वो छिपा ली थी, और अपने जूते की तली में। और उन्होंने कहा कि क्या है, तो हम दूसरा दूसरा हमने चिप उसमें कैमरे में लगा दिया था। तब तक चिप का जमाना आ गया, 2016-17 की बात है शायद। तो हमने उन्होंने कहा कि दिखाओ। अब वहां पे अगर आप अड़ जाएंगे, नहीं जी हम तो जर्नलिस्ट, हम तो दिखाएंगे, तो आप या तो आप थोड़ा कुछ काम तो आपको चालाकी से भी करना होता है। तो हमने कहा कि यस। भाई हमने जो शूट किया आप देख लो। तो उन्होंने देखा तो गांव के विजुअल थे, और वो उस जगह का कुछ विजुअल उनको मिला नहीं। और फिर हम आए तो हमने अपने चैनल को कहा कि जो जब तक मैं इस इलाके में रहूं, झांसी में, तब तक आप इसका जो है प्रसारण नहीं करें। मैं 2-3 दिन में यहाँ से निकल जाऊंगा, उसके बाद इस स्टोरी को चलाएं। और ऐसा ही हुआ। तो कई बार आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, और कई बार जो है आपको ऑन स्पॉट जो है अपनी बुद्धि दिखानी पड़ती है कि हमें बहुत ही रिजिड होकर काम नहीं करना पड़ता है। आदमी को ठोस होना चाहिए, कड़ा नहीं। तो यस। समय के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए ये काम जो है करना करना चाहिए। सर, यही हुआ था हमारे साथ जी। सर बहुत से जर्नलिज्म प्रोफेशन में बहुत से लोग, जैसे अभी हमने वाक्य सुना आपका, कि बहुत ही जोखिम भरा काम है। तो इसके हाँ कारण सर बहुत से लोग ना, बहुत से जर्नलिस्ट जर्नलिज्म शुरू करके बीच में छोड़ भी देते हैं, क्योंकि कहीं ना हाँ। कहीं जब एक फैमिली हो जाती है बंदे की, तो बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए होती है लाइफ में। तो कई बारी अच्छा। लोग, उनको लगता है कि फैमिली को कहीं वो ना हो, कोई खतरा ना हो, तो काफी लोग छोड़ हाँ देते हैं। तो कभी हाँ आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि कई बार, जैसे आपके साथ भी काफी वाक्य हुए होंगे ऐसे, तो हाँ कभी हाँ। आपने ऐसा नहीं सोचा कि यार जर्नलिज्म छोड़ने का आपने कभी सोचा? नहीं, जिनको जो मतलब कहावत है ना, एक गब्बर सिंह ने कहा था कि जो डर गया वो मर गया। हम लोग कहते हैं कि जो डर गया वो घर गया। तो घर गया। डरना तो नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात की, जर्नलिज्म के अलावा कोई और काम आता नहीं है लिखने के अलावा। मतलब बस इसके अलावा कोई दूसरा कारोबार कहा जाए तो किसी के घर में झाड़ू पोछा ही मार सकता हूँ। तो वो झाड़ू कटवा करने की तो उम्र नहीं रही। तो चलते हैं, अब जब तक जितना बचा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि जर्नलिज्म ही करते रहे। सर अब थोड़ा हम अगर आगे बढ़े, आपके जीवन से थोड़ा आगे बढ़े, और हम जाने सर कि पिछले कुछ समय से ना सर, भारत के जर्नलिज्म के बारे में सर बहुत खिल्ली उड़ाई जा रही है, एक तरह से अगर हम बात करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी मैगजीन, काफी न्यूज न्यूज एजेंसीज, जैसे कि अगर हम बात करें अल जजीरा, बीबीसी वगैरह की तरफ से, मतलब कि भारत के जर्नलिज्म को काफी सेंटर में लिया जा रहा है। और ये चीज अगर हम देखें तो भारत के जो लोग हैं वो भी जर्नलिज्म को काफी बायस्ड मानने लग गए हैं। तो सर इसके बारे में अगर आपकी कोई टिप्पणी मैं जानना चाहूँ सर, तो देखिए, पहली बात तो दूसरों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यस। पहली बात, आपने अल जजीरा का नाम लिया। अल जजीरा का क्या 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 रोल है, इस बारे में आपको गहराई से जानने की जरूरत है। अल जजीरा एक निष्पक्ष चैनल है, इस पर मुझे शक है। बीबीसी
जो है वो ब्रिटेन के पैसे से चलता है, उनका क्या रुख है वो भी वो खुद भी बता पाएंगे। वो देखिए, बीबीसी की एक बात मैं कह रहा हूँ, नाम लेके कह रहा हूँ, हो सकता है कल को वो मुझे नौकरी ना दें, लेकिन मैं बहुत सच्चाई और सपाट बात करने वाला व्यक्ति हूँ। भारत में कोई आतंकवादी हमला होता है तो बीबीसी उसको चरमपंथी कहती है, लेकिन लंदन में कोई चाकूबाज अगर चाकूबाजी करके निकल जाए तो उसको कहती है वो आतंकवादी घटना थी। ये तो बीबीसी का रवैया है। इसलिए हमें नहीं लगता कि भारतीय पत्रकारिता को, या हिंदी हिंदी की पत्रकारिता या भारतीय पत्रकारिता, जैसा आपने कहा, उसको किसी बीबीसी या अल जजीरा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीबीसी वाले जो है वो भी हिंदी में चलाते हैं, वो भी इस पत्रकारिता का एक हिस्सा है। इसलिए आत्मनिरीक्षण करना, मैं बीबीसी का जवाब नहीं दे रहा हूँ, बाकी लोग जो कह रहे हैं उनके बारे में। ठीक है सर। दूसरी बात कि भारतीय पत्रकारिता में क्या जो कह रहे हैं आपकी ऐसी की खिल्ली उड़ाई जा रही, देखिए हर तरह के लोग हर जगह पे हैं। अगर ब्रिटेन में कहें तो वहां भी टेबलॉइड हैं, द सन जैसे, या फिर अमेरिका में कहें तो वहां पे भी उनके ट्रंप के साथ किस तरह से उनका हुआ, और किस तरह से वहां पे भी कुछ उसके पक्ष में कुछ उसके विपक्ष में खड़े रहे। ऐसा हर देश में होता है, हर जगह होता है। हम उसको हमारा एक्सपोजर ज्यादा नहीं है कि हम उनके उनके मीडिया पर देखें। इसलिए ये कहना कि हिंदुस्तानी पत्रकारिता एकदम गर्त में चली गई, ऐसा नहीं है। असल में ये एक बड़ा जो है प्रभाव हम मान सकते हैं कि जब से मल्टीमीडिया आया है और यूट्यूब चैनल हर कोई खोल करके पत्रकारिता करने लग गया है, तो इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा लोग अपने विचार को तथ्य के ऊपर तरजीह देते हैं। जो वो सोचते हैं उनको लगता है कि वही सच है, और उनका जो नजरिया है वही सच है। इसकी वजह से क्रॉस चेक नहीं करते हैं, और जो हम लोग कहते हैं कि दोनों पक्षों का तथ्य आना चाहिए, वो नहीं है। दूसरी बात कि राजनीतिक दलों का प्रभाव जो है, बेशक बिल्कुल सही बात है ये कि पत्रकारों पर पड़ा है, चाहे किसी भी तरह से हो, कैश में हो, काइंड में हो, किसी भी तरह से हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग घूस ले, सिर्फ विचार के रूप में भी अगर एक जैसे हैं तो भी उनका उसका प्रभाव उनकी रिपोर्टिंग पे पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सही कह रहे पड़ रहा है, लेकिन उसको हम लोग खुद सुधारेंगे, हम हिंदुस्तानी लोग खुद सुधारेंगे, हम भारतीय हिंदी पत्रकार खास करके जरूर सुधारेंगे। हमको किसी के सर्टिफिकेट। बिल्कुल सर। तो सर अगर हम बात करें कि अब जो जर्नलिज्म है ना सर, ये जर्नलिज्म बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अगर हम पहले बात करते थे तो पहले जब एक रिपोर्टर भी रिपोर्टिंग करने जाता तो साथ में वैन आती थी और ये बड़े बड़े कैमरा आते थे। पर अब जमाना आ गया मोजो का। अब जमाना आ गया, कोई भी अगर ब्रेकिंग हो तो वो साथ के साथ चंद सेकंड में ट्विटर पे आ जाती है। तो सर न्यूज़पेपर पे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक दिन लगता है, और मैगजीन्स में तो वही चीज हफ्ता लग जाती है। पर ट्विटर और डिजिटल के आने से, जब से ये डिजिटल का एज आई है, तो जर्नलिज्म बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया। तो सर इस जर्नलिज्म में जो इतना फास्ट हो गया है, तो इस जर्नलिज्म में अपनी पहचान कैसे बनाई जाए? अगर किसी आप यंग रिपोर्टर को या यंग जर्नलिस्ट को एक एडवाइस देना चाहें। एडवाइस ये देना चाहेंगे कि बहुत तेजी के चक्कर में ना पड़े, बहुत जल्दी का काम शैतान का होता है। लेकिन ये तो एक बात है, देखिए जमाना बदल गया। जब एक जमाने में जब हम लोग बहुत छोटे थे, उस समय सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट अखबार आया करते थे। फिर बाद में उनमें जो है सप्लीमेंट्स कलरफुल आने लगे। अब पूरा अखबार कलर हो गया। फिर उनमें अधिक से अधिक तस्वीरें छपने लगी। फिर टेलीविजन मीडिया का उदय हो गया। अब देखिए कि टेलीविजन मीडिया भी अब पीछे रह गया है, और अब मल्टीमीडिया का जमाना है। अब अगर आज तक कहीं देखें तो 24-25 उसके तक हैं, मोबाइल तक, हरियाणा तक, पंजाब तक, यूपी तक, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ना ट्विटर पे जो खबरें हैं उसकी वजह से फेक खबरों की, जो झूठी खबरें हैं, जो अफवाहें हैं, उनको खबरों की शक्ल देकर के लोग आने लगे हैं। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है उसको मैं कहूंगा कि बहुत जल्दी ब्रेकिंग के चक्कर में न पड़े। अगर कोई खबर मुझे 10 मिनट बाद पता चल रही है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे झूठी खबर परोस दिया जाएगा कह करके, तो वो ज्यादा बुरा असर करेगी। देर से मिले तो ज्यादा असर, वो ऐसा बुरा असर नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए जो नए बालक हैं, जो नए बच्चे हैं, जो नए छात्र हैं मीडिया के, उनसे मैं कहूंगा कि रुको। जो ट्रैफिक का पुलिस वाला होता है ना, ग्रिफिथ टेलर की तरह, मतलब स्टॉप एंड गो, रुको और तब जाओ। रुको, पहले देखो, चेक करो फैक्ट्स को, और कि तथ्य सही है या नहीं, उसका विश्लेषण करो। सर अगला एक सवाल जो है वो दरअसल मेरे एक मित्र हैं, वो धनबाद के रहने वाले हैं, मुझे एक इंटर्नशिप पे मिले थे। तो सर उनकी तरफ से है, उनका एक प्रश्न था कि आज की, उनको ऐसा लगता है
कि आज की जो जर्नलिज्म है कि जो बड़े इंस्टीट्यूट्स और जो बड़े जैसे आईएमसी हो गया, जामिया हो गया, यहाँ के इंस्टीट्यूट से जो पढ़ के निकलता है वही बच्चा एक अच्छा सिक्का जमा पाता है इस इंडस्ट्री में, उनका ये अच्छा। मानना है। तो उनका पूछना है कि जो छोटे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तो वो आगे कैसे बढ़ पाए, वो इस जर्नलिज्म स्ट्रीम में एस्टेब्लिश कैसे हो पाए। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके जवाब में। इसका कोई जवाब नहीं है। ब्रांडिंग एक चीज होती है, बेशक आईएमसी की ब्रांडिंग अच्छी है, सिम्बायसिस की ब्रांडिंग अच्छी है, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बच्चा जो है मेला घूमने गया अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ, तो उसने देखा कि गैस का गुब्बारा जो है वो बेचने वाला वहां पर था। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि पापा, क्या ये सफेद गुब्बारा ही सिर्फ उड़ेगा? तो उसके पापा ने कहा नहीं नहीं, ब्लैक वाला भी उड़ेगा। तो उसने कहा रेड वाला भी उड़ेगा। तो बच्चे ने कहा, उसके जो गैस वाले था उसने कहा, हाँ जी, गुब्बारे के कलर का या गुब्बारे के शेप का उस पर फर्क नहीं पड़ता है कि गुब्बारा उड़ेगा कि नहीं। गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी हुई है वो ये डिसाइड करता है कि गुब्बारा उड़ेगा या नहीं। तो कोई जर्नलिस्ट कहाँ से पढ़ के निकला है, इससे जरा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस आदमी के अंदर कितना कंटेंट है, कितना सरिया है, कितना वो उसके पास नॉलेज है, कितना वो उस चीजों को विश्लेषणात्मक जो क्षमता कहते हैं, एनालिटिकल उसका जो स्किल है वो कितना है, और किसी चीज को गहराई में कैसे पकड़ पाता है। एक और किस्सा मैं आपको बताऊंगा, जो जो छोटी सी बात है, मुझे अपनी बात कहने थे कि प्रभाष जोशी थे जनसत्ता के संपादक। वो हमें पढ़ाने आते थे जब हम आपकी तरह स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जान पांडे होते हैं। जान पांडे का मतलब कि पहले जो कुआं खोदा जाता था पानी के लिए, ट्यूबवेल्स का जमाना नहीं था आज से 100 साल पहले, तो कुआं खोदा जाता था तो बहुत ही मेहनत का और पैसे का काम होता था, बहुत उसमें लागत लगती थी कुआं खोदने में। और उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता था जो अपने नॉलेज से, पता नहीं वाइब्रेशंस नाप के कुछ भी, वो जमीन को हाथ से छूता था और वो एक खास जगह पे आकर के, जहां पे उसको लगता था कि यहाँ पे खोदने पे पानी निकल जाएगा, तो वो कहता था कि यहाँ पे खुदाई करो। और 100 में 99 बार ऐसा होता था कि जब वहां पे खुदाई की जाती थी तो पानी निकल जाता था, क्योंकि अगर आपने खुदाई की और पेरेंट रॉक बीच में आ गए, पत्थर मिल गया, तो आपका कुएं में पानी नहीं मिलेगा, तो फिर आपका पैसा और समय दोनों और खर्च हुआ। तो कुआं में खुदे और उसमें पानी निकले, इसके लिए जान पांडे होना जरूरी है। उसी तरह पत्रकारों को जान पांडे होना पड़ेगा कि भैया, अगर हमने कोई एक ट्रेंड देखा, अगर आपने देख लिया 2019 के इलेक्शन में कि बड़े से बड़ा संपादक ये कहे कि भैया 170 सीटें मिलने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी को, और आप कहें कि नहीं 290 प्लस आएंगी, तो आपको, इसलिए तब आप ऐसा कर पाएंगे जब आपको वाइब्रेशंस पता होगी, ट्रेंड्स पता होंगे, आपको पता होगा कि कैसे आ सकती है। हो सकता है कि कोई बड़ा जर्नलिस्ट उस ट्रेंड को पकड़ ना पाए, वो बड़ा जर्नलिस्ट ये कहे कि 170 सीटें आएंगी, हो सकता है उसकी वैचारिक, उसका झुकाव जो है वो अंदर से वो चाहता हो कि ना आए। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हम अपने जो तथ्य है ना उसको पीछे नहीं रख सकते, हमको जो जो सच्चाई है वो आगे रखना चाहिए। चाहे और वही चीज है, आप उस जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है, उसको करने की क्षमता जब आ जाएगी, जब स्किल आ जाएगी, तब आप अच्छे जर्नलिस्ट कहे जाएंगे। यही करना है बच्चों को। कोई करने की, ये समझने की जरूरत नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बड़ा आदमी नहीं बन सकता। जी बिल्कुल सर। सर एक प्रश्न और आ रहा था, ये हमारा एक ग्रुप था एक जर्नलिज्म का, और वहां पे बहुत ज्यादा डिबेट होती है इस पे कि सर हाँ। अखबार का और टीवी का क्या फ्यूचर देखते हैं सर आप डिजिटल एज में। बहुत पहले जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था ना, मेरे मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से टेलीविजन का, तब लोग कहते थे कि अखबार बंद हो जाएंगे। अखबार बंद नहीं हुए, बल्कि आप देखें दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका, इन सब के संस्करण बढ़ते गए। छोटे छोटे जिलों में संस्करण हो गए। हमारे देवघर, एक बहुत, मैं जहां झारखंड में देवघर से हूँ, वहां पे बहुत, वहां पे भी 4-5 अखबार निकलने लगे। झारखंड में प्रभात खबर फैल गया। तो अखबारों के फैलने का समय आया। टेलीविजन इंडस्ट्री फली फूली ना न्यूज की, उसके बाद अखबार भी फैल गए। इसलिए ये कहना गलत है कि टेलीविजन नहीं जाएगा। अभी भी टेलीविजन कहीं चला जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अभी है कि अभी का जो दौर है ना, बात रिपोर्टिंग जब अगर टेलीविजन पे वापस लौट आए, रिपोर्टिंग से मेरा मतलब है कि अभी जो रिपोर्टिंग होती है वो बाइट कलेक्टर वाली, लोग बाइट कलेक्ट करके चला देते हैं, या फिर शाम को आप शाम होते ही 5 बजे के बाद देखते हैं कि लोग बैठ करके चिल्ला चिल्ला के डिस्कशन करने लग जाते हैं, या एक कोई बड़ा एंकर बैठ जाता है और वो ज्ञान देता है बैठ करके 3 घंटे।
इस दौर से जब टेलीविजन इंडस्ट्री निकल जाएगी ना, तो उसकी जिंदगी फिर से प्रकाशमान और उज्जवल हो जाएगी। अभी थोड़ी निराशा दिखती है उस इलाके में, लगता है कि 5 साल में टेलीविजन न्यूज की डेथ हो जाएगी। तो मल्टीमीडिया हालांकि बहुत ताकतवर है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये है कि कहाँ पे अफवाह है, कहाँ फेक है, ये हम पता नहीं कर पाते हैं, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है मल्टीमीडिया के साथ। बहुत से सर रोचक पहले शोज आते थे, बहुत से इंटरेस्टिंग शोज आते थे, जैसे कि कई शोज आते थे, जैसे रवीश का शो होता था कि वो डॉक्यूमेंटरी टाइप एक शो आते थे, कई शो आते थे जैसे रवीश की रिपोर्ट, हाँ, रवीश की हाँ रिपोर्ट, कई कई शो आते थे कि ट्रेवल करके कई की कुछ जगह के बारे में बताना, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज और ऐसे के शोज, दिलचस्प शोज आते थे, लेकिन हाँ। वो अब न्यूज चैनल्स पे एकदम बंद हो गए हैं अब। पर अगर वो सब आ जाए तो जैसे आपने कहा बिल्कुल कि बिल्कुल टीवी का जो वो है वो खत्म नहीं हो सकता। तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला सर आज इस पॉडकास्ट से, मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हमारी जितनी भी ऑडियंस है, जो भी जर्नलिस्ट देख रहे हैं, जो भी अगर नॉर्मल इंसान भी देख रहा है, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा सर इस पॉडकास्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद आज आप आए। जाते जाते अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि इस पॉडकास्ट पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और आप लोग ऐसे ही करते रहे अच्छा, और रोज कुछ न कुछ सीखते रहे। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी मेरे दर्शक, जो हम आपके दर्शक जो देख रहे हैं इस शो को, या जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे 2-3 बातें जरूर कहूंगा। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खूब सारी पढ़ाई करें, खूब सारा पढ़ें। जर्नलिज्म से लेकर के जुड़ा हुआ कंटेंट हो, किताबें हो समसामयिक, बहुत सारे प्रकाशन, बहुत अच्छी अच्छी किताबें, खास करके जो राजनीतिक, अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो पर्यावरण हो या सिनेमा हो या राजनीति हो, उससे जुड़ा हुआ जो जो बुक्स हैं उनसे जुड़ी हुई वो किताबें आप जरूर पढ़ें, इससे बहुत मदद मिलेगी, और ये जरूर करना चाहिए। और जो जर्नलिस्ट नहीं भी हैं, ऐसे भी ये आपका शो, कुमार, आपका शो देख रहे हैं कोई, तो उनसे भी मैं कहूंगा कि किताबें खरीद कर पढ़ें। जो लेखक है, जो इंडस्ट्री है, उसको भी आपकी मदद की बहुत दरकार है। जी। अगर सर आप अपनी कुछ फेवरेट बुक्स उनको रेकमेंड करना चाहेंगे तो हमारे viewers को। अरे हम लोग वियर्ड लोग हैं, हमारी पसंद भी वियर्ड है। अगर आप मुझे उपन्यास में कहेंगे तो मुझे मनोहर श्याम जोशी की कुरु कुरु स्वाहा बहुत पसंद है। अगर आप फिल्मों में कहेंगे तो मुझे सत्यजीत राय की पथिर पांचाली तो पसंद है ही। मुझे ऋतिक घटक की मेघे ढाका तारा और चारों बेटा बहुत पसंद है। तो इस तरह से अगर आप ये सब फिल्में देखें और कुछ किताबें अच्छी पढ़ें, मुझे जो है रामचंद्र गुहा की जो किताब है, दोनों, वो मुझे बार बार पढ़ता हूँ ताकि मुझे रिकॉल होता रहे, जिन्होंने गांधी के बारे में लिखा है। और एक जो भारत के आजादी के बाद जो उन्होंने लिखा है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मैं बार बार पढ़ता हूँ क्योंकि उससे मुझे रिकॉल होता रहता है, मैं भूलता नहीं हूँ चीजें। तो ये सब पढ़ें आप लोग। और भी बहुत सारी जो नेता हैं हमारे टाइम के रहे हैं, उनके उनके बारे में किताबें बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने लिखी है, उनको भी आप पढ़िए। रामविलास पासवान की हाल में किताब आई है, या फिर संघ और उस पर किताबें आई, तो ऐसी किताबें पढ़ा करें। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर बहुत बहुत आज आपका यहाँ ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू सो मच टू द ऑडियंस एज वेल। आपने पूरा पॉडकास्ट सुना, जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। ऐसे ही बनिए रहिए, हर हफ्ते नए पॉडकास्ट लाते रहेंगे, एवरी संडे नया पॉडकास्ट आया करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच।